हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। सभी को नमस्कार। मैं अतुल कुलकर्णी, आप सभी का सीटीईटी मेंबर। और आज मैं अपने शिक्षकों के अनुरोध के कारण ये सीटीईटी का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, इसके लिए आगे से सभी लेक्चर्स मैं हिंदी भाषा में यहाँ लेने जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी तब मैं उसे मराठी में और कभी-कभी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये परीक्षा हिंदी भाषा में दे रहे हैं, तो हमें ये लेक्चर्स भी हिंदी में ही समझ लेने चाहिए। हिंदी और मराठी में बहुत कुछ ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है। तो जहाँ-जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इन्हीं नोट्स को यहाँ उपयोग में लाते हुए सभी लैंग्वेजेस में इसे समझ सकते हैं। तो हमने एक पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, विकास, जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। आपने अगर वो हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर एक बार आप देखना। उसी के बाद ये वीडियो भी हम करेंगे। आज के वीडियो में जो सीटीईटी में एक हमारा टॉपिक होता है सोशलाइजेशन, जिसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसे हम मराठी में सामाजिकीकरण की प्रक्रिया, इस तरह से हम उसे यहाँ याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। हमारे आज के लेक्चर का नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि हम कुछ दिनों में ये पूरे सीडीपी के पहले चैप्टर कंप्लीट करें। फिर हम मैथमेटिक्स और साइंस के टॉप 100 प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लास 1 to 5 के लिए अलग और क्लास 6 to 8 के लिए अलग। और उसी के साथ साइंस और मैथमेटिक्स का जो सीडीपी का पार्ट होता है, जिसमें हमें पेडागोजी या बच्चे के अधिगम या अध्ययन के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, उसके 15-15 सवाल होते हैं 30 में से। तो उसके भी लेक्चर्स हम इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 5 फरवरी तक आपका सभी जो सिलेबस है वो पूरा कर सकूं। तो आज हम अभी बहुत कम समय में और टू द पॉइंट रहते हुए सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में समाजीकरण प्रक्रिया कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अलग अलग आयाम के अनुरूप उसका विकास होता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा समय अपने जो उसके बाल दिन होते हैं, जब वो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है, तो बहुत सारा समय शुरुआती दौर में वो अपने जो उसका कुटुंब होता है या उसकी जो फैमिली होती है उसके साथ बच्चा क्या करता है, सबसे ज्यादा अपना समय बिताता है। सही बात है। और उसी के बाद हम देख सकते हैं कि जो परिवार होता है उसमें बच्चा ज़्यादा देर रहता है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। उसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए, जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, उसके लिए वो पाठशाला जाता है। और वहाँ पाठशाला जाने के बाद वो पाठशाला में अलग-अलग विषयों के बारे में पढ़ता है और उसी के साथ कुछ संस्कार भी बच्चों पे शिक्षक द्वारा किए जाते हैं। तो आज हम इसी समाजीकरण प्रक्रिया को समझ लेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया जो होती है उसकी परिभाषा, जिसे हम व्याख्या कहते हैं, वो क्या होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है, बच्चा जब एक समाज का घटक के रूप में बड़ा होता है, उसे आगे चल के समाज में रहना है, समाज के अनेक व्यवहारों में उसे अपना योगदान देना है, तब उसके भीतर कुछ समाजीकरण के अनुरूप कौशल होने चाहिए, समाज के प्रति उसके मन में विश्वास होना चाहिए और कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, वो भी बच्चे में विकसित होना ज़रूरी होता है। तो समाजीकरण प्रक्रिया में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया जो होती है, वो प्रमुख रूप से बच्चे के कौशल, विश्वास और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसे संस्कार देने का प्रयास करती है। तो इस प्रक्रिया में हम किसी भी बच्चे को समाज का एक
जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए कुछ कौशल देते हैं, उसमें कुछ विश्वास निर्माण करने का हम प्रयास करते हैं और कुछ सामाजिक मूल्यों का भी उसमें हम विकास करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, हमें पता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक जन्म से शुरू होने वाली प्रक्रिया होती है, वो आजीवन चलती है। हमें ये भी पता है कि जो एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम हमें कुछ अगर सफलता मिलती है, अगर हम किसी बात में अ, आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी सफलता को हम हमारे परिजनों के साथ, हमारे परिवार या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ और हमारे समाज में जो मित्र होते हैं, जो हमारे सहयोगी होते हैं, उनके साथ हम अपनी खुशी बाँटना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम समाज का विचार करते हैं। तो इसीलिए हम मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो कुछ सामाजिक कौशल है, कुछ मूल्य है। इसमें हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा किसी बच्चे के घर में, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो बच्चों का मूल्य उसके सामाजिकरण प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि वो बच्चा किस तरह से मेहमानों का आदर करता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसके समाजीकरण प्रक्रिया में हम उसे सिखाते हैं कि मेहमान जब भी हमारे घर पे आए तो हमें उन्हें नमस्ते कहना चाहिए। ये हम उसे सिखाते हैं। तो ये उसकी सबसे प्राथमिक समाजीकरण प्रक्रिया होती है। तो छोटे-छोटे मूल्य होते हैं। इन मूल्यों को हम विकसित करते हुए बच्चों में समाजीकरण प्रक्रिया डेवलप करते हैं। तो समाजीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक समाजीकरण। इसके बारे में इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि प्राथमिक समाजीकरण की जो शुरुआत होती है, वो बच्चे के परिवार से होती है। जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, तो वहां से उसकी नींव बनती है। नींव का मतलब क्या होता है? उसका हम अगर मराठी में कहें तो उसका एक बेस बनता है या पाया बनता है। ओके? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था परिवार के भीतर जब समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ऐसे समाजीकरण को हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। इसमें क्या-क्या हो सकता है? चलना है, खाना-पीना है, माता-पिता पर भरोसा करना है। ये भी समाजीकरण प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। अगर बच्चे अपनी छोटी उम्र से ही कुछ अच्छी आदतों का अंगीकार करते हैं या अच्छी आदतें स्वीकारते हैं, तो उसमें दूसरों का आदर करना होता है, दूसरों पे भरोसा करना होता है। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया की नींव जो होती है, जिसका जो पाया होता है, वो सबसे पहले उसके परिवार से ही होता है। फिर उसका होता है द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक का अर्थ होता है सेकेंडरी, ओके? सोशलाइज़ेशन, जिसे हम मराठी में द्वियम समाजीकरण कहते हैं। अब जो प्राथमिक समाजीकरण था, वो सीधे-सीधे परिवार से अ, हम देख सकते हैं। लेकिन द्वितीयक में अब बच्चा हमेशा तो परिवार में नहीं रहेगा। वो अपने परिवार से बाहर जाएगा, पाठशाला जाएगा, दोस्तों के साथ मिलेगा। आजकल तो हम देखते हैं हमारे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारे संस्कार, कुछ अच्छे, कुछ बुरे संस्कार हमारे बच्चों पे होते हैं और इन माध्यमों से भी बच्चों का जो समाजीकरण होता है, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो जैसे परिवार में कुछ छोटी-छोटी बातें या कुछ आदतें हम समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों में विकसित करते हैं, उसी तरह सामाजिक नियम सीखना, ये हमारे द्वितीयक समाजीकरण का एक प्रमुख अंग होता है। जैसे स्कूल में या पाठशाला में अनुशासन सीखना। अनुशासन मतलब शिस्त। तो पाठशाला में सबसे पहले तो समय की जो धारणा होती है वो समझ लेना, समय की पाबंदी समझ लेना, शिस्त में रहना या कुछ अच्छे व्यवहार से हम हमारे शिक्षक और हमारे अभिभावक या हमारे प्रधान अध्यापक, इनके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में ये जो समाजीकरण होता है, जो पाठशाला दोस्तों के साथ या मीडिया में होता है, वो द्वितीयक समाजीकरण होता है। फिर उसके बाद होता है
प्रत्याशित समाजीकरण। अब ये प्रत्याशित का अर्थ क्या है? प्रत्याशित का अर्थ होता है हमें जो भविष्य में कुछ बनना है। बच्चे को अगर भविष्य में मान लीजिए शिक्षक बनना है, तो वो क्या करेगा? अपने शुरुआती समय में जब वो छोटा होता है, तब से वो अपने भविष्य की भूमिकाओं का पूर्वाभ्यास करता है। पूर्वाभ्यास जिसे हम पूर्व तैयारी कहेंगे। अब इसका एक अर्थ है, हम देखते हैं पाठशाला में हम जब स्कूल डे रखते हैं, तो हमारे बड़े क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो दूसरे छोटे क्लास के बच्चों को जाके पढ़ाते हैं। वो हमारे प्रधान अध्यापक या अध्यापिका के भूमिका में वो खुद आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें से उन्हें प्रेरणा मिलती है और ये बच्चों का समाजीकरण होता है, जहाँ से एक शिक्षक की भूमिका क्या है, उसकी जिम्मेदारी कैसी होती है, एक शिक्षक किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करता है, ऐसे कुछ मूल्य, कुछ कौशल बच्चे में विकसित होते हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित का अर्थ होता है भविष्य में जो हमें काम करना है, उसकी पूर्व तैयारी करना या उसका पूर्वाभ्यास करना। अब ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार। अब इसके बाद हमारा जो अगला मुद्दा है, वो है समाजीकरण के कारक। तो समाजीकरण हमारा और कहाँ-कहाँ होता है? कारक मतलब फैक्टर्स या एजेंट्स। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं होती है, जो संस्थाएं हमारे बच्चों के समाजीकरण को आगे लेकर जाती है? तो इसमें कुछ संस्थाएं एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम सक्रिय एजेंसी कहेंगे या सक्रिय संस्थाएं कहेंगे। तो इसमें इसके नाम से पता चलता है कि ये ऐसी एजेंसी या संस्था होती है जिसमें बच्चों का व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और दो तरफा बातचीत होती है, जिसमें टू वे इंटरैक्शन होगा। ओके, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड टू वे इंटरैक्शन होगा। इसे हम कहते हैं सक्रिय एजेंसियों का समाजीकरण। अब इसमें जो दो तरफा बातचीत होती है, इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले आता है परिवार, जो हमारा प्राथमिक और अनौपचारिक कारक है। कारक मतलब एजेंट है, या जिसे हम मराठी में घटक कहेंगे। हमें पता है कि जब हम परिवार में होते हैं, तो बहुत ज्यादा हम नियमों का पालन करते हुए बातचीत नहीं करते हैं, और जो हम में लगाव होता है, जो हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, उसके कारण हमारा जो संवाद होगा वो अनौपचारिक प्रकार का होगा। इस एजेंसी को हम अनौपचारिक कारक कह सकते हैं। उसके बाद स्कूल या पाठशाला, जो औपचारिक कारक है। अब स्कूल में तो हम परिवार के सदस्यों की तरह बहुत ही इनफॉर्मल वे में या अनौपचारिक तरीके से या प्रकार से बात या व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल में हमें औपचारिक नियमों का पालन करना होता है। हमारे प्रधान अध्यापक या पाठशाला से संबंधित जो भी कोई व्यक्ति होते हैं, जो भी कारक होते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये जो बच्चा सीखता है, वो उसका औपचारिक समाजीकरण होता है। और वहाँ पाठशाला को हम औपचारिक कारक कहेंगे। इसके बाद आता है सहकर्मी समूह। सहकर्मी समूह जिसे हम मित्र परिवार कहेंगे। अब बच्चा परिवार में सदस्यों के साथ बात करेगा, पाठशाला में वो अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, लेकिन उसका एक खुद का मित्र परिवार या सहकर्मी समूह होता है, जिसमें बच्चों में कुछ समाजीकरण के महत्वपूर्ण जो घटक होंगे, कारक होंगे, उसका विकास होगा। जो लोकतांत्रिक कौशलों का विकास या मूल्यों मूल्यों का विकास, या समान दर्जा अगर हमें देना है, जिसमें इक्वल स्टेटस है या डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, इनके बारे में भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। जैसे जब हम पाठशाला में या समाज में जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसे अनेक विषयों में कुछ चर्चा करनी होती है, निर्णय करने होते हैं, या कोई अगर समस्या अ, उत्पन्न होती है, तो उन समस्याओं को हमें हल करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है।
अब ये जो नियम होंगे या कोई डिसीजन लेना होगा, तो वो तो कोई बच्चा अलग से डिसीजन नहीं ले सकता है। समाजीकरण प्रक्रिया या लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं, जब भी हम कोई नियम बनाएंगे या कोई हम डिसीजन लेंगे, तब हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक प्रकार से चलेंगे। मतलब हम सभी जो हमारे आसपास के मित्र है या हमारे समाज के घटक है, उन सबके मूल्यों का, मतों का हम आदर करेंगे, उन्हें भी ध्यान में रखेंगे और फिर हम निर्णय लेंगे। क्लियर है? तो इसे हम सक्रिय एजेंसियां कहेंगे। उसके बाद होती है निष्क्रिय एजेंसियां या निष्क्रिय संस्थाएं। अब ये पैसिव होती है। इसका अर्थ होता है जैसे परिवार, पाठशाला या सहकर्मी समूह, इनके साथ बच्चा जैसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है, ऐसे तो निष्क्रिय एजेंसियों में वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। इसमें अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है और एक तरफा प्रभाव होता है। इसमें सबसे अच्छे अगर हम उदाहरण लेना चाहे, तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो लाइब्रेरीज होती है, पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक वाचनालय कहते हैं हम उसे मराठी में, या जो टीवी, इंटरनेट, जो हमारा प्रसार माध्यम होता है, मास मीडिया होता है। देखिए इसमें एक तरफा ही प्रभाव होगा। पुस्तकालय में जब बच्चा जाके कुछ पढ़ता है, तो वो सिर्फ एक तरफ से ही संवाद कर सकता है। अब किताबें तो उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से बातें नहीं करेंगी, तो वो जो व्यवहार होगा वो एक तरफा होगा, अप्रत्यक्ष रूप का व्यवहार होगा। टीवी, इंटरनेट से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो इसमें वो टीवी और इंटरनेट से सीखता है, लेकिन उससे के साथ वो प्रत्यक्ष रूप से बातें नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसे निष्क्रिय संस्थाएं कहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारक हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब बच्चों का पुनर्समाजीकरण भी होता है, जिसे हम रीसोशलाइजेशन कहेंगे। अब इसका अर्थ क्या है? पुराने व्यवहारों को भुलाकर नए व्यवहार सीखने की प्रक्रिया, इसका नाम ही है पुनर्समाजीकरण। ऐसा तो कभी नहीं होगा जब बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया उसके बचपन से शुरू होगी, उसके परिवार समाज के साथ शुरू होगी, तो बच्चा समाजीकरण के प्रक्रिया के दौरान हमेशा एक ही तरह से व्यवहार नहीं करेगा। तो वो अपने व्यवहारों में कुछ समय के पश्चात या समय के बाद बदलाव करने की कोशिश करेगा। तो वो पुराने व्यवहारों को अगर वो अच्छे नहीं है या उसके अनुभव अलग से बच्चों को आते हैं, तो वो अपने पुराने व्यवहारों को भूल जाता है या उन्हें बदल देता है और नए व्यवहार सीखता है। अब ये कब होगा? जब सामाजिक वातावरण बदलता है। अब हम देख सकते हैं, यहाँ एक उदाहरण हमने बहुत अच्छा लेने का प्रयास किया है। एक नागरिक का सेना में शामिल होना एक नई पहचान बनाता है। अब जब हम एक बच्चा एक नागरिक होता है, एक इस समाज का एक युवा होता है, तब उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया कुछ अलग है। लेकिन जब वो सेना में भर्ती होने जाता है, तो उसके जो पूर्व व्यवहार है, पुराने व्यवहार है, उन्हें उसे निश्चित रूप से बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, नई अ, अगर सेना में उसे जाना है, तो सेना के जो नियम होंगे, उसे उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसके व्यवहार में हमेशा के लिए कुछ बदलाव आएँगे। तो इसे हम कहते हैं, इस परिभाषा के अर्थ से पुनर्समाजीकरण। जब भी हम कोई नई बात सीखते हैं, हम हमारे समाज में बदलाव होते हैं। अब हम जब पढ़ते थे, तो हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं था। तब हमारी समाजीकरण या हमारी सीखने की जो गति थी, जो प्रक्रिया थी, वो अलग थी। उससे हमारा समाजीकरण अलग तरीके से हुआ था। उसमें हम पर कुछ अलग तरीके से संस्कार हुए थे। लेकिन आज के समय में बच्चा बहुत सी बातें शिक्षक या परिवार के सदस्यों के पश्चात सीखता है। उसका कारण क्या है कि अब उसका पुनर्समाजीकरण शुरू हो गया है। वो अलग-अलग माध्यमों के साथ क्या करता है? व्यवहार करता है और उसका समाजीकरण बदलता है। इसे हम कहते हैं पुनर्समाजीकरण। अब ये जो समाजीकरण होता है, किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन हमेशा अ, पॉजिटिव हो या सकारात्मक हो, ऐसा तो नहीं होता है। अनेक
हम कारण देख सकते हैं या कुछ कारक देख सकते हैं जो बच्चों के प्रभावीकरण को प्रभावित करते हैं। जैसे उसका पालन पोषण कैसा हुआ है। इसका मतलब ही है कि जो उसके माता-पिता है, उन्होंने बच्चों को कैसी शिक्षा दी है, कैसे संस्कार दिए हैं, उसका पालन पोषण कैसा हुआ है। तो इसमें पालन पोषण का अर्थ सिर्फ उसके पेट भरने से नहीं है। पालन पोषण में, उसके व्यवहारों में, उसके संस्कारों में माता पिता की भूमिका कैसी है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसे हम पेरेंटिंग स्टाइल कहेंगे या मराठी में पालकत्व शैली कहेंगे। उसके बाद सहानुभूति। अगर समाज में कुछ अच्छी बातें सीखनी है, तो समाज के साथ बच्चों का भावनात्मक दृष्टि से जुड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समाज के अ, इतर जो सदस्य होते हैं, जो बाकी सदस्य होते हैं, वो बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उस तरह से आगे चलकर वो बच्चा समाज में दूसरे सदस्यों के साथ व्यवहार करेगा। तो अगर उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है, तो वो भावनात्मक दृष्टि से समाज के साथ जुड़ता है और कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए तत्पर होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, वो है अनुकरण, जिसे हम इमिटेशन कहेंगे या बच्चा बहुत सारी चीजें या बहुत सारी बातें वो नकल करके सीखता है। जब बच्चा परिवार में होता है, अपने परिजनों के साथ होता है, तो वो माता-पिता, भाई-बहन, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनके व्यवहार को वो हमेशा अनुकरण के तौर पर देखता है। अपने माता-पिता कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, तो वो वही सीखता है और उसे आगे लेकर चलता है। जब वो औपचारिक कारक के रूप में पाठशाला में आता है, तो वो शिक्षकों के व्यवहार से अनुकरण करते हुए बहुत सारी चीजें सीखता है। तो इसे हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। तो इसमें जो सबसे अ, महत्वपूर्ण और एक बात हम कह सकते हैं पुरस्कार या शिक्षा या उसमें हम पनिशमेंट कहेंगे। व्यवहार का सुदृढ़ीकरण। अब आगे हम कुछ थ्योरीज देखेंगे। उस थ्योरीज में ये जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पाठशाला में बच्चे बहुत सारी बातें उन्हें कोई पुरस्कार मिलेगा या कोई बख्शीश मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, इसके लिए वो करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम कहेंगे कि चलो अगर आपने किताब के ये 10 पन्ने अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो मैं आपको कल चॉकलेट दूंगा। तो ये पुरस्कार के माध्यम से हम बच्चों को उसके व्यवहार को बदल सकते हैं। उसमें एक नई प्रेरणा निर्माण कर सकते हैं और बच्चों का व्यवहार उस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अलग से तैयार होता है। अगर हम उसे शिक्षा देते हैं, तो उसका व्यवहार शिक्षा के अनुरूप बदलेगा। तो पालन पोषण, सहानुभूति, अनुकरण और पुरस्कार या शिक्षा, ये जो महत्वपूर्ण बातें होती है, ये होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम सीटीईटी के कोर्स के दृष्टि से देखें, तो हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षक की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक बच्चों के परिवार से प्रत्यक्ष रूप से तो जुड़ा नहीं होता है। जब बच्चा पाठशाला में पढ़ने आता है, तो वो औपचारिक शिक्षा में यहाँ अपना कदम रखता है। अब औपचारिक शिक्षा देते हुए बच्चों का समाजीकरण कितना अच्छा होना चाहिए, इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। जैसे पाठशाला को हम एक लघु समाज कहते हैं, एक बहुत ही छोटी सामाजिक व्यवस्था हम कह सकते हैं, क्योंकि पाठशाला में सभी धर्म के, जाति के, अनेक स्वभाव के बच्चों का या व्यक्तियों का समावेश होता है। तो उसमें बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भूमिका है, तो वो शिक्षक की भूमिका होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे हमेशा अपने शिक्षक को उनका रोल मॉडल मानते हैं। अब इसीलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों के समाजीकरण प्रक्रिया में उसे समूह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो 21वीं
सदी में जो कौशल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कौशल है जिसे हम 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। तो बच्चों को सहयोग के साथ समूह कार्य करने की उसके व्यवहार में एक आदत होनी चाहिए। जब भी बच्चा कोई काम करेगा तो अलग थलग होके अकेले से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे समूह में रहकर अगर काम करने की आदत होती है तो अनेक व्यक्तियों के साथ रहने के बाद, उनके साथ व्यवहार करने के बाद वो निर्णय क्षमता करने में अधिक सक्षम बनेगा, क्योंकि वो साथ में काम करेगा तो उनके विचार वो सुनेगा, उन पे विचार करेगा और अपने विचारों में बदलाव करेगा। तो समूह कार्य करने से हमारी बहुत सारी जो गलतियां होती है वो हम कम कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा समुदाय से जोड़े। अब स्कूल में या पाठशाला में हम अलग-अलग विषय पढ़ाते हैं, लेकिन इन विषयों का भविष्य में जाकर जो प्रत्यक्ष संबंध होता है, वो समाज से होता है। बच्चा अगर कुछ पाठ्य पुस्तक में पढ़ेगा, उसके हिसाब से उसके व्यवहार में कुछ बदलाव होगा, फिर वो आगे जाके अपना करियर ऑप्शन जब सेलेक्ट करेगा, तब वो बच्चा समाज में जाएगा। तो अगर शिक्षा समाज के साथ जोड़ी जाती है, तो समाजीकरण एक अच्छी तरह से बच्चों के व्यवहार को आकार देने का काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक की भूमिका में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी लोकतांत्रिक के बारे में हमने इसी वीडियो में शुरुआती दौर में बहुत अच्छी सी चर्चा की है। मुझे लगता है ये समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स और चर्चा अभी हमने इस वीडियो में पूर्ण की है। इसके बाद हम कुछ यहाँ सवाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने वीडियो को ये सवाल पढ़ने के बाद पॉज करेंगे और खुद से इसका जवाब देना प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? तो आपने देखिए, परीक्षा में इंपॉर्टेंट वर्ड है प्राथमिक कारक। तो सबसे पहले कौन सा कारक या फैक्टर होगा? यस, तो हम इसका आंसर देखेंगे, स्कूल या गवर्नमेंट या फैमिली या लाइब्रेरी। तो पाठशाला, सरकार, परिवार या पुस्तकालय। तो प्राथमिक कारक उसका परिवार होगा। अगर आपने इसे टिक किया है तो अच्छी बात है। ये हमारे कुछ बेसिक सवाल है। हम आगे आगे बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल भी करेंगे जिसमें ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखिए, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कौन सी? मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की, आत्मसातीकरण और समायोजन की, समाज की आलोचना सीखने की या दोस्त बनाने की। मैंने तो आपसे एक बात पहले वीडियो में की थी कि जिस ऑप्शन से हमें कुछ नकारात्मक भाव प्रकट होता है, वो हमारा जवाब या उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ तो हम देख सके समाज की आलोचना सीखना, ये तो समाजीकरण नहीं होगा। अगर बच्चा समाज को भला बुराई कहने लगे तो उसका समाजीकरण अच्छे से नहीं हुआ है। तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है। तो देखिए क्या होगा आपका जवाब। चलिए हम इसका जवाब देखते हैं। यस, ऑप्शन ए, मूल्यों को और विश्वासों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें हम मूल्य, विश्वास और सबसे इंपॉर्टेंट कौशल प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? निष्क्रिय, पैसिव। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऐसे हमने दो बातें देखी थी। देखिए, निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? निष्क्रिय एजेंसी का अर्थ था निष्क्रिय संस्था है जिसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। स्वास्थ्य क्लब, यहाँ तो लोग होते हैं। दो तरफा प्रभाव होता है। परिवार, इसमें भी दो तरफा होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार होता है। इसके बाद देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय, मुझे लगता है यह हमारा जवाब हो सकता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष या एक तरफा प्रभाव कौन सी एजेंसी का होता है? निष्क्रिय एजेंसी का। तो मुझे लगता है ऑप्शन सी इज द आंसर, करेक्ट। चलिए उसके बाद देखते हैं, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहां, अब पाठशाला में समाजीकरण की संस्था के रूप में स्कूल का या पाठशाला का क्या महत्व है? स्कूल
स्कूली बच्चे केंद्रीय स्थान रखते हैं। स्कूल की दिनचर्या केंद्रीय होती है। स्कूल की गतिविधियां केंद्रीय होती है। शिक्षक केंद्रीय होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की कौन सी संस्था हो सकती है? चलिए अपना जवाब देखिए। अगर आपका ऑप्शन मैच हो रहा है तो आप खुद के मार्क्स में +1 करते चलिए। ए, स्कूल में बच्चे केंद्रीय स्थान में होते हैं। दिनचर्या तो नहीं होगी, डेली शेड्यूल, अब ये तो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के साथ ही जुड़ा है। शिक्षक केंद्र में नहीं होते हैं। हमारे आधुनिक शिक्षा में शिक्षकों को हमने केंद्र स्थान पे नहीं रखा है, बच्चों को रखा है। गतिविधियां का मतलब होता है एक्टिविटीज। हमारे पाठशाला में जो हम बहुत सारे उपक्रम लेते हैं उन्हें गतिविधियां कहते हैं। नहीं, तो बच्चा अगर केंद्रीय भूत रूप में माना जाए तो ये ऑप्शन सबसे बढ़िया होगा। नेक्स्ट, प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ क्या है? प्रत्याशित का मतलब मैंने कहा था, पहले सोचिए। चलिए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। पिछले व्यवहार को सीखना, भविष्य की सामाजिक भूमिकाओं के लिए पूर्वाभ्यास, केवल साथियों से सीखना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा, मुझे लगता है ऑप्शन बी सही जवाब है। हमने देखा था एंटीसिपेटरी या प्रत्याशित जो समाजीकरण है उसमें बच्चा आगे जो भविष्य में करने वाला है उसका पूर्वाभ्यास या पूर्व तैयारी करता है। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है? अपने खुद के सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। अब ये ऑप्शंस सभी हमें सही लग सकते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से सोचिए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या होगा? अच्छी शिक्षा अच्छे समाजीकरण में किस बात को महत्व देंगी? खुद के सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन। तो बेस्ट ऑप्शन क्या लग सकता है? ये बात है, क्योंकि इसमें सामाजिक वातावरण के साथ अगर बच्चा अडॉप्ट होता है, एडजस्ट करता है, समायोजन करता है, तो समाजीकरण बहुत अच्छी तरह से होगा। यही शिक्षा के संदर्भ में उसका अर्थ है। चलिए, कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक नहीं है, एजेंट कौन नहीं है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? देखिए, समाजीकरण का कारक अभी हमने देखे थे कौन कौन से कारक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसियां, तो ये समाजीकरण के कारक है। तो इसमें हमने टीवी इंटरनेट भी देखा था। तो कारक नहीं कौन है? चलिए मुझे लगता है ऑप्शन ए ठीक है, नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता परिवार से आती है। राजनीतिक दल बिल्कुल प्रत्यक्ष कारक है। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो संगणक है या कंप्यूटर है उसे भी हम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन ये उसका जैविक कारक नहीं है। तो यहाँ आनुवंशिकता, परिवार और राजनीतिक ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैविक कारक है, लेकिन कंप्यूटर जैविक कारक नहीं है। तो ये हमारे जवाब में नहीं आएगा। सहकर्मी समूह का क्या अर्थ है? पेयर ग्रुप अभी हमने देखा था। समान उम्र के लोग, समान पेशे के लोग, परिवार के सदस्य या पड़ोसी? देखिए स, जवाब सही क्या है? यस, समान उम्र के लोग, जिसे हम अभी हमने मित्र परिवार कहा था। नेक्स्ट, सबसे तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है कौन सा? जीवन भर, किशोरावस्था के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, या वयस्कता के दौरान? अभी हमने देखा था कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से आजीवन चलती है। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन यहाँ किशोरावस्था के दौरान दिया गया है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ तीव्र और महत्वपूर्ण ये शब्द आया है। अब जीवन भर इसका अर्थ क्यों नहीं होगा? जीवन भर तो समाजीकरण होता ही है, लेकिन समाजीकरण अलग अलग आयु में, एज में अलग अलग गति से होता है। तो सबसे तीव्र समाजीकरण कब होगा? एडोलसेंस। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है।
12 से 18 जो आयु है, उसमें समाजीकरण सबसे तीव्र होता है, क्योंकि यहाँ बच्चा समाज के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट होता है। पुनर्समाजीकरण होने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन, अपनी व्यवहारों में बदलाव करते हुए नए व्यवहार सीखना। खेल का मैदान, जेल, सुपरमार्केट या स्कूल बस। देखिए, अगर हमें कुछ नया सीखना है, तो उसके बारे में हमारे पुराने व्यवहारों को बदलना है। तो मुझे लगता है इसका जवाब होगा जेल। देखिए, प्रिजन्स करस्पॉन्ड टू टोटल इंस्टीट्यूशंस वेयर ओल्ड बिहेवियर्स आर स्ट्रिप्ड अवे एंड न्यू वंस। तो हम देखते हैं कि अगर जो प्रिजन या जेल होता है, वो गलत व्यवहारों को बदलते हुए अच्छे व्यवहार लाने का एक स्थान है। तो इसलिए इसमें सबसे अच्छा पुनर्समाजीकरण हो सकता है। चलिए, और भी कुछ सवाल है। ये सवाल आप पीडीएफ में खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और हम इसको अगले वीडियो में भी फिर से एक बार चर्चा में लाएंगे। मुझे लगता है ज़्यादा लंबी वीडियो करने में कोई बात नहीं होती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अपने स्टेटस को रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी शिक्षक मित्रों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ये बातें करें। आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके एग्ज़ाम में ये लेक्चर का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इस अपेक्षा के साथ आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक शुभ रात्रि। धन्यवाद।